गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बुक की पूरा ऑब्जेक्टिव। हम कोशिश कर रहे हैं आज कि आपके जितने भी पोएम्स है सबका आज वीडियो अपलोड कर दे, टोटल का ऑब्जेक्टिव आज क्लियर कर दें और कल जो भी है वो सब्जेक्टिव का क्लियर कर दें। तो आज इसी के माध्यम से लेकर मैंने आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बुक को लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी स्वीटेस्ट समझ सकते हैं, लव यानी मेरे प्रियतम प्यार, मेरे प्रियतम महबूबा यानी मेरी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं। ये बातें जॉन डॉन साहब अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं और जॉन डॉन साहब कहीं यात्रा पे यानी कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका कहती है कि नहीं आप यात्रा पे मत जाओ। और जॉन डॉन उनको समझाते हुए इस कविता को लिखते हैं। कहते हैं क्या कि सूरज भी पिछली रात यात्रा पर गया था, सूरज भी यात्रा पर गया था लेकिन वह भी लौटा था, लेकिन उसके पास कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन मेरे पास तो तुम हो और मेरी जो जर्नी होगी, मेरी जो यात्रा होगी वो सूरज से भी तेज होगी। ऐसे कहते हुए अपने प्रेमिका को जॉन डॉन समझाते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। चलिए पहले क्वेश्चन, जॉन डॉन वाट एज पोएट, जॉन डॉन कैसे कवि थे? सबको आंसर टिक करेंगे। क्या रोमांटिक थे, क्या मेटाफिजिकल थे, क्या चिल्ड्रन थे कि पीपल्स थे? रोमांटिक थे क्या? नहीं, रोमांटिक हमारे जॉन कीट्स साहब थे। क्या मेटाफिजिकल थे? यस एब्सोल्युटली, जॉन डॉन साहब मेटाफिजिकल कवि थे। अगला क्वेश्चन है, डैश लेफ्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री ड्यू टू हिज रिलीजन। डैश मतलब किसे? हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण डिग्री के बिना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेफ्ट कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया था। क्या जॉन कीट्स साहब को, क्या जॉन डॉन साहब को, क्या वाल्ट व्हिटमैन को? इसमें से किसी को नहीं, हमारे जॉन डॉन साहब थे जिनको विदाउट डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया था। डैश पार्टिसिपेटेड इन 2 नॉवल एक्सपीडिशंस, है ना? यहां पे नोवेल एक्सपीडिशंस में किसने भाग लिया था? यानी 2 समुद्री अभियान में किसने भाग लिया था? तो जो 2 समुद्री अभियान हुआ और दोनों समुद्री अभियान में हमारे जॉन डॉन साहब भी क्या लिए थे? भाग लिए थे। तो यहां पे मेरा बेस्ट आंसर कौन हो जाएगा? जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन मैरिड हिज पेट्रॉन्स डैश। जॉन डॉन ने अपने मालिक के डैश से शादी कर ली थी। क्या जॉन डॉन अपने मालिक के डॉटर बेटी से शादी कर ली थी? क्या जॉन डॉन साहब अपने मालिक के भतीजी से शादी कर ली थी? क्या सिस्टर इन लॉ से, साली से कर ली थी? सही जवाब बोलिएगा, सही बेस्ट में आंसर क्या होगा? वो थी नाइस, जिसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा था। अपने मालिक के ही भतीजी से कोई शादी कर ले तो बताओ हवा खाए पड़ी कि ना खाए पड़ी। देखो, जॉन डॉन इज नॉट फॉर डैश। जॉन डॉन को किसके लिए जाना जाता है? क्या रोमांटिक के लिए जाने जाते हैं? जवाब बोलिए, हाँ या नहीं, यस नो। क्या सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं? एब्सोल्युटली राइट, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए हमारे जॉन डॉन साहब जाने जाते हैं। जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड डैश। जॉन डॉन साहब ने कानून की पढ़ाई की और क्या चीज का अध्ययन किया था? क्या थियोलॉजी? क्या उन्होंने धर्मशास्त्र की अध्ययन की? क्या इन्होंने बोलना सीखा? क्या ऑटोबायोग्राफी की अध्ययन की? तो इसमें बेस्ट आंसर बताइए क्या होगा? थियोलॉजी, स्पोकन, ऑटोबायोग्राफी या कोई नॉन? इन्होंने धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की थी, यानी थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन इंपोर्टेंट वर्क्स। जॉन डॉन की महत्वपूर्ण रचनाएं। क्या सॉन्ग्स एंड सोनेट उनकी महत्वपूर्ण रचना है? बोलिए, हाँ है। सरमन्स है? एब्सोल्युटली है। क्या सटायर्स एंड एलिजी है? एब्सोल्युटली है। यहां पर एक ऑप्शन आप डी डाल लीजिए और ऑल कर लीजिए। बताइए किसको टिक कर दें? क्या सॉन्ग्स एंड सोनेट को टिक कर दें, क्या सरमन्स को कर दे, या सटायर्स एंड एलिजी को कर दे, या सबको कर दे? यानी डी ऑल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डॉन बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। जॉन डॉन किस धर्म से बिलोंग करते हैं भैया? क्या हिंदू? हिंदू तो इंग्लैंड में कोई रहता ही नहीं है। क्या कैथोलिक? एब्सोल्युटली कैथोलिक।
क्या एंटी कैथोलिक? नहीं। इसी के चलते तो उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दी गई थी? निकाल दी गई थी। किसके चलते? तो एंटी कैथोलिक के वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कहा गया कि तुम जाओ बाहर जब धर्म नहीं अपनाओगे तो इनका धर्म क्या था? कैथोलिक। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे और एग्जाम के पहले बस वीडियो देखिए और जाइए एग्जाम देके खटाखट टिक कर कराइए सब कोई, है ना। आज संपूर्ण वीडियो मिलेगा आप लोगों को किसका? पोयम वाला पार्ट का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्वीडिश नोटबुक का। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 यानी 42 के उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द डैश चर्च। कौन से चर्च में हमारे जॉन डॉन साहब ने 42 वर्ष के उम्र में एक ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था? तो क्या वो लंदन का चर्च था? क्या वो एंग्लिकन चर्च था? क्या वो सिख चर्च था? या इसमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से खड़ाक से। क्या लंदन, एंग्लिकन, सिख, नॉन? तो मेरा बेस्ट आंसर क्या था भैया? एंग्लिकन। इसके बाद अगला हम चैप्टर आते हैं वॉल्ट व्हिटमैन का, जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर। फिलहाल आप इसको नोट कर लें। ध्यान देंगे, अगला पोएम है मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ स्वयं का गीत, है ना, यानी स्वयं का गीत जो किसके द्वारा लिखा गया बाबू? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसके कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वॉल्ट वाज बोर्न इन डैश 1819 1819 ईस्वी में वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कहां हुआ था? तो बताइए कहां हुआ था बाबू? इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉर ड्यूरिंग द सिविल वॉर, डैश वॉर ड्यूरिंग द सिविल वॉर, डैश वॉर वॉलंटियर, यहां छोड़ गया वॉलंटियर। डैश ने वॉलंटियर के रूप में सिविल वॉर क्षेत्रीय युद्ध के दौरान किसने काम किया था? तो आंसर बताएंगे हमारे जॉन डॉन साहब, क्या जॉन किट साहब, क्या वॉल्ट व्हिटमैन साहब, किसमें से कोई नहीं? तो हमारे वॉल्ट व्हिटमैन साहब जब सिविल वॉर हुआ था, क्षेत्रीय युद्ध हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने किसके रूप में? वॉलंटियर के रूप में, वॉलंटियर नर्स के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज अ पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट लोगों के कवि किनको माना जाता है? क्या जॉन डॉन साहब को? नहीं। जॉन डॉन साहब हमारे जॉन डॉन साहब हमारे मेटाफिजिकल कवि थे। वाल्टर डेलामेयर नहीं, ये चिल्ड्रन कवि थे। क्या वॉल्ट व्हिटमैन को? एब्सोल्युटली वॉल्ट व्हिटमैन को। ये हमारे पीपल्स पोएट थे बबुआ। कौन? हमारे वॉल्ट व्हिटमैन साहब। अगला क्वेश्चन, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स वर रिटन बाय, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एक वीवीआई क्वेश्चन है 4 नंबर। जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, डब्ल्यू एच एडन, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है वॉल्ट व्हिटमैन। क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन। चलेंगे अगला क्वेश्चन, व्हिटमैन began working as a carpenter before his dash birthday, वॉल्ट व्हिटमैन डैश अपने डैश बर्थडे के पहले बढ़ई के रूप में काम शुरू किए कितने वर्ष की उम्र में बाबू? तो इसका जवाब है मेरा 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने बढ़ई के रूप में काम शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन, वॉल्ट व्हिटमैन्स पोएट्री यानी इनकी जितनी भी कविताएं हैं, ऑल ऑफ व्हिच आर कलेक्टेड इन, इनकी सारी की सारी कविताओं को कहां कलेक्ट किया गया है, कहां संग्रह किया गया है? क्या लिप्स ऑफ ग्रास में, क्या ड्रॉप डैप्स में, सॉन्ग्स में, डी में नॉन? बताइए जल्दी से कौन सा आंसर बेस्ट होगा? तो इनकी जितनी भी कविताएं थी टोटल के टोटल को लिप्स ऑफ ग्रास में क्या कर दिया गया था? सम्मिलित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, समझेंगे, लिप्स ऑफ ग्रास फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड
एट हिज ऑन एक्सपेंस इन डैश। चलेंगे जी। वाल्ट व्हिटमैन साहब की एक पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास, इनके पास पैसे नहीं थे और एक काम क्या करते थे, और अपने ही पैसा से इन्होंने पहली बार 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में से प्रकाशित की थी। जितना लोग पहली बार लोग इसे मतलब ना होता है कि अधिक पसंद करना वो नहीं किए, तो 1855 में और 1881 में ये फाइनली रूप से पब्लिश हुआ था। जिस समय अमेरिका ने ये सोचा कि हमने एक अनमोल रत्न को खो दिया था, और वाल्ट व्हिटमैन को अपना क्रेडिट कब मिला, इनकी मृत्यु के बाद मिला था अमेरिका में। चलेंगे इसके अगले ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देंगे, इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। इन डैश डैश में आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत एडिशंस के बाद, लीव्स ऑफ ग्रास वाज फाइनली फाउंड अ पब्लिशर टू प्रिंट। यानी लीव्स ऑफ ग्रास को फाइनली रूप से कब प्रकाशित किया गया, तो 1882 में किया गया था, 1881 में किया गया था, 1883, 1888। तो मेरा बेस्ट आंसर 1881। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेशंस ऑफ वाल्ट व्हिटमैन्स कलेक्शन वेयर इंटरेस्टिकली रिसीव्ड इन, है ना, इनके जितने भी कलेक्शन थे, जितने भी रचनाएं थे, उसको पूरी उत्सुकता के साथ कहां पढ़ा गया, कहां रिसीव किया गया था? क्या अमेरिका में? तो नहीं। यूरोप में? यस। क्या इंडिया में? नहीं। चाइना में? नहीं। मेरा बेस्ट आंसर यूरोप। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे। ध्यान दिया जाए। यहां पर अगला हम चैप्टर नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, जिनके जो किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. अडेन के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव्स को पहले हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव यह हो जाएगा कि नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट वाज कंपोज्ड बाय W.H. अडेन। चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। W.H. अडेन ऑन डैश प्राइज इन 1948, यानी W.H. अडेन ने 1948 में डैश प्राइज को जीता। किस प्राइज को जीता था? क्या वो नोबेल प्राइज थी? क्या वो पुलित्जर प्राइज थी? क्या वो साहित्य अकेडमी अवार्ड था? या इसमें से कोई नहीं? तो हमारे W.H. अडेन ने पुलित्जर प्राइज को जीता था। अगला देखेंगे, पोएट्री टू डैश वाज अ सीरियस गेम। कविता जो था, कविता डैश के लिए सीरियस गेम की तरह था। ये वैसा खेल जिसमें तन मन धन तीनों झोंक देना, उसको बोलते हैं हम सीरियस गेम। तो हमारे W.H. अडेन साहब W.H. अडेन साहब जब भी कोई कविता लिखते थे तो पूरे समर्पण यानी समर्पित, अपने आप को समर्पण कर देते थे उसके प्रति। यानी W.H. अडेन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। उसी प्रकार से हमारे W.H. अडेन का जो भी कोई कविता हुआ करती थी उसी तरह से हुआ करती थी। अगला, his early poems exhibits his interest in dash। ध्यान देंगे, अर्ली का मतलब होता है पहले, यानी हमारे W.H. अडेन की जब पहले कविताएं इन्होंने लिखा, वो टोटल की टोटल कविताएं क्या चीज पे हुआ करती थी? तो जब इन्होंने स्टार्टिंग में जो कविताएं लिखा तो वो टोटल के टोटल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज से बिलोंग करता था। तो यहां से जैसे दे दिया अर्ली, तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, है ना। अगर दे दे यहां पर लेटर, यानी उनकी बाद वाली कविताएं क्या चीज में इंटरेस्ट रखती थी, तो वह थी क्रिश्चियंस एंड अ पर्सनल टोन। इसको टिक करेंगे आप। किसको? तो आप इसको टिक करेंगे। अगर लेटर पोएम्स पूछेगा कि बाद वाली जो कविताएं आई इनकी वो क्या चीज पर थी, किसके प्रति ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो क्रिश्चियंस एंड पर्सनल टूल। अब पहले वाली कविता तो पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, तो
पहले वाला पूछा है, अर्ली पूछा है, तो अर्ली जब भी पूछेगा तो पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज को टिक करेंगे, और लेटर पूछेगा तो क्वेश्चंस एंड पर्सनल इंटोन को पूछेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। As a dash, Aden explored a variety of stanza and meter, है ना। क्वेश्चन कर रहा है एज अ डैश, एक डैश के रूप में, डैश के रूप में WH अडेन ने अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा एंड मीटर्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेंजा और मीटर्स की इन्होंने एक्सप्लोर की, मतलब खोज की, है ना। तो किसके रूप में? क्रिकेटर के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, पोएट के रूप में, किसके रूप में बाबू? तो हमारे WH अडेन साहब टेक्नीशियन के रूप में एक्सप्लोर किए थे ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा एंड मीटर्स को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अडेन हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग डैश वर्ड। इनको ये मजा आता था क्या करने के लिए? वर्ड क्वाइनिंग करने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए। और उस शब्द को बनाने के लिए ये कौन से शब्द का यूज किया करते थे? क्या वो लैटिन शब्द का यूज किया करते थे? क्या वो ग्रीक शब्द का यूज किया करते थे? क्या वो आर्केइक शब्द का यूज किया करते थे? तो इसका जवाब होगा आर्केइक शब्द, यानी आर्केइक शब्दों का यूज करते थे। जो आर्केइक शब्द एक टाइम था कि एक ऐसा समय था कि आर्केइक वर्ड्स को WH अडेन के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन बाद में लॉलीपॉप हो गया ये। चलिए देखिए आगे। अडेन लेफ्ट इंग्लैंड इन डैश एंड सेटल टू अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है कि अडेन डैश में इंग्लैंड को छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर बस गए। देखेंगे हमारे WH अडेन साहब का जन्म तो इंग्लैंड में हुई है, लेकिन उन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और जाकर अमेरिका में कहा हो गए? बस गए थे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ा था? तो 1937 में, 1933 में, 1938 में, 1939 में। मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? 1939 होगा। चलेंगे देखेंगे, जब WH अडेन साहब का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, इनकी कुछ रचनाएं इंग्लैंड में भी हुई, कुछ रचनाएं अमेरिका में भी हुई। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। द वर्क्स ऑफ इंग्लिश स्पेसिस वेयर, है ना, इंग्लिश स्पेसिस यानी ब्रिटिश स्पेसिस, यानी अंग्रेजी फेसिस यानी अंग्रेजी भागों की कुछ रचनाएं उन्होंने जब अमेरिका में, सॉरी, जब इंग्लैंड में रहा करते थे तो उन्होंने क्या क्या रचनाएं की? द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या ओरेटर्स, क्या डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम, ऑल। तो इन्होंने सबकी रचनाएं कहां की थी? इंग्लिश, यानी इंग्लैंड में जब बसे हुए थे तब। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? ऑल। फिलहाल आप इसको नोट कर लें, तब तक इसके कुछ और वीडियो है देखते आगे हम। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चंस को, इसको कवर करते हैं। द वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेसिस वेयर, यानी जब अमेरिका में जाकर बस गए तो इनकी कौन कौन सी रचना आई थी अमेरिका से, दिखेंगे। एक तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एनेक्सिटी, द शील्ड ऑफ एक्किलीस, है ना, या ई में ऑल। बताइए। तो न्यू ईयर लेटर अमेरिका की रचना है, फॉर द टाइम बीइंग अमेरिका की रचना है, द एज ऑफ एनेक्सिटी अमेरिका की रचना है, द शील्ड ऑफ एक्किलीस अमेरिका की रचना है। तो मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? और जब उन्होंने अमेरिका में जाकर बसा और बसने के बाद जब उन्होंने एक किताब को लिखी थी, जब उनकी रचना हुई द एज ऑफ एनेक्सिटी, तो द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए ही इनको पुलिट्जर प्राइज दी गई थी 1948 में। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WH अडेन ऑन अ पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर डैश। तो आंसर क्या होगा फॉर डैश के लिए? द एज ऑफ एनेक्सिटी। अगला क्वेश्चन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट इन एक्ट्स, यानी क्या चीज का बोध कराता है? द डैश इनहेरेंट इन अ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में,
है ना, स्वाभाविक रूप से ये क्या चीज का वर्णन करता है, तो भैया ये फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, निराशा को दिखाता है। किस चैप्टर में, तो नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट में आप लोग पढ़े जरूर होंगे। तो फिलहाल इसके ऑब्जेक्टिव्स को आप क्लियर करेंगे, अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम चलते हैं। अगला जो चैप्टर है मेरा ओडे टू एटमन की तरफ। ध्यान देंगे, यहां से मेरा अगला पोएम है ओडे टू एटमन। एटमन मतलब होता है पतझड़, ओड मतलब होता है गीत, यानी एटमन यानी पतझड़ ऋतु का गीत। चलेंगे देखेंगे जो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा देखते हैं हम लोग। जॉन किट्स वाज अ डैश पोएट। जॉन किट्स हमारे कैसे कवि थे, क्या पीपुल्स कवि थे, रोमांटिक थे, क्या मेटाफिजिकल थे, क्या चिल्ड्रन थे। तो जॉन किट्स साहब हमारे रोमांटिक यानी रोमांटिक कवि थे। जब इन्होंने ओडे टू एटमन की रचना की तो यही किताब, यही रचना इनको रोमांटिक कवि बना दिया था। जॉन किट्स स्टडी एट डैश स्कूल एट इनफील्ड। हमारे जॉन किट्स का जन्म इंग्लैंड में एक लंदन जगह, शहर लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, वहीं पर एक जगह है जिस जगह का नाम है मूनफील्ड, और उसी मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। चलेंगे क्वेश्चन क्या है कि जॉन किट्स स्टडी एट डैश स्कूल एट इनफील्ड। जॉन किट्स इनफील्ड में डैश स्कूल में अध्ययन किया था। तो क्या किंग्स स्कूल में, क्या क्लार्क स्कूल में, क्या रूबी स्कूल में, तो मेरा क्लार्क स्कूल से आंसर होगा। किट्स डीपली इंटरेस्टेड इन डैश। जॉन किट्स को क्या चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्या क्रिकेट में, हाँ क्रिकेट में था। फुटबॉल नहीं, फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं था। क्या फुटबॉल एंड क्रिकेट, नहीं क्रिकेट में था लेकिन फुटबॉल में नहीं था। क्या बॉक्सिंग एंड क्रिकेट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। इनका जो इंटरेस्ट था वो बॉक्सिंग एंड क्रिकेट में था। चलेंगे किट्स फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन, यानी जॉन किट्स की ए फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कब पब्लिश हुआ था, 1815 में, 1816 में, 1814 में, 1813 में। तो इसका मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा, 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इन टाइटल्स पोएम वाज पब्लिश्ड बाय। इनकी पहली किताब वॉल्यूम ऑफ पोएट्री यानी कविता की पहली वॉल्यूम, पहली किताब जिसकी टाइटल दी गई थी पोएम, वो कब प्रकाशित किया गया था, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ध्यान देंगे, तो मैं यहां चर्चा कर रहा था किसका, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इन टाइटल्स पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन, कब, तो इनकी 1817 में प्रकाशित हुई। चलेंगे अगला क्वेश्चन। किट्स पोएम एंडीमियन, इनकी एक रचना हुई थी, किसकी, किट्स की एक कविता थी जिस कविता का नाम था एंडीमियन, जो 1818 में प्रकाशित हुई थी, जो एप्रिशिएटेड की गई थी बाय डैश एंड डैश के द्वारा प्रशंसा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बाबू, तो हमारे डब्ल्यूबी इट्स के द्वारा इस कविता की क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी। अगला लामिया एंड हाइपेरियन वर रिटन बाय डैश। लामिया और हाइपेरियन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो भी लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा गया है। किट्स डायड ऑफ डैश एट द एज ऑफ 26। जॉन किट्स की मृत्यु 26 के उम्र में, है ना, क्या चीज से हो गई थी, क्या सेप्टिकेमिया से हुई थी, नहीं सेप्टिकेमिया से हमारी रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी। ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, यस। कैंसर से हुई थी, नहीं। मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा, ए। इसका थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, सब लगभग क्वेश्चंस इंपोर्टेंट ही है इसका, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन किट्स इंपोर्टेंट वर्क्स, जॉन किट्स की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, ये रचना जरूर आप देखेंगे। चलिएगा, ऑन इंडोलेंस
to a nightingale, to sight, on a Grecian urn, on a melancholy, F all। तो ध्यान देंगे ऑन इंडोलेंस में इनकी रचना है, टू नाइटिंगेल इनकी रचना है, टू साइट इनकी रचना है, ऑन ए ग्रेसियन अर्न इनकी रचना है, ऑन मेलांकोली इन्हीं की रचना है, यानी बेस्ट मेरा आंसर क्या होगा ऑल। चलेंगे किड्स इवेंट स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ वाइगल्स एनाइड का इन्होंने ट्रांसलेशन करना क्या कर दिया था, अक्सर शुरू कर दिया था। मेरा बेस्ट आंसर होगा एनाइड। चलेंगे अगला पोएम है मेरा कौन, एपिटाफ। ध्यान देंगे यहां से मेरा पोएम है एपिटाफ। देखते हैं इसको। एपिटाफ होता है क्या है, एक स्मृति लेख है जिसमें स्मृति लेख समझते हैं ना, कब्र। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र, जिसको बोलते हैं ग्रेव, है ना, कब्र समझते हैं ना। तो देखिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद ऐसे कुछ उस पे लिखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्मृति लेख। और इसमें एक सुंदर औरत है जो बहुत बहुत सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, जो वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी देशों से बिलोंग करती है। उसी के बारे में हमारे वाल्टर डिलामेयर साहब कहते हैं कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। ये औरत जब मर गई तो उसको कौन याद करेगा, तो जब भी कोई किसी को याद करेगा तो अच्छे कर्म से याद करेगा। और उसी के याद में लिखा था चैप्टर, जिसका नाम रख दिया था एपिटाफ, एक स्मृति लेख, जो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। ये 1873 ईस्वी में जन्मे हैं। चलिए देखते हैं यहां से क्वेश्चन है फर्स्ट। वाल्टर वाज बोर्न इन द कैल्टोन्स केंट इन डैश। ये कैल्टोन एक जगह है, इसी में केंट नामक जगह है, जैसे बेतिया में मान लीजिए कोई कालीबाग है, पटना में कोई कंकड़बाग, उसी तरह से। कब इनका जन्म केंट में कैल्टोन हुआ था बाबू, तो 1873 में। अगला क्वेश्चन है वाल्टर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। देखेंगे हमारे कवि वाल्टर डिलामेयर साहब यानी जब 4 वर्ष के हुए थे तो अपने पिताजी को इन्होंने खो दिया था। तो इसका आंसर वाल्टर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। वाल्टर डैश की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था, 5 के, 4 के, 6 के, 8 के, क्या होगा 4 के उम्र में। वाल्टर इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ड ऑफ, यानी वाल्टर डिलामेयर साहब डैश के दुनिया के साथ अपने सेंसिटिव कंसर्न के लिए जाने जाते हैं। तो किसके दुनिया के लिए, बॉयज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अडल्ट्स के, नॉन बॉयज, नो चिल्ड्रंस, बच्चों, क्योंकि इसीलिए बच्चे की कवि भी हैं। वाल्टर वाज अ डैश पोएट। वाल्टर डिलामेयर कैसे कवि है भैया, पीपुल्स, रोमांटिक, वार, चिल्ड्रन। बताइए बेस्ट आंसर। पीपुल्स तो वाल्टर डिलामेयर साहब है, रोमांटिक हमारे जॉन किट्स साहब है, वार यानी चिल्ड्रन। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक। थोड़ा लाइट कट गया थोड़ा सा, इसके लिए खेद है, ध्यान रखेंगे सबको। देखिए सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाइक वर रिटन बाय। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाइक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारे ये भी वाल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 बाय द डैश, यानी वाल्टर डिलामेयर साहब को डैश के द्वारा, है ना, कब 1953 में, है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो किसके द्वारा, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ थर्ड, तो हमारी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू डैश कंट्री, यानी जो सुंदर औरत है वो कहां की रहने वाली है, कहां से बिलोंग करती है, तो हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो बिलोंग करती है कौन सी कंट्री से, वेस्ट कंट्री से। कौन सी कंट्री से, वेस्ट कंट्री से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन से। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ मॉडर्न लाइफ डैश डैश, यानी कवि जो है डैश से, मॉडर्न लाइफ से हमें क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं।
तो मॉडर्न लाइफ की क्या चीज से हमें सावधान करते हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी मानव जीवन सॉरी आधुनिक जीवन के जो अमानव की स्थिति है ना, उससे हमारे कभी क्या कर रहा है? अवेयर कर रहा है, सावधान कर रहा है। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्वेश्चन है, डैश मेड जॉन कीट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी डैश ने इंग्लिश लिटरेचर में, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक कवि जॉन कीट्स को बना दिया। तो कौन सा आंसर इसका बेस्ट है? ऑन इंडोलेंस, टू साइक, ओडेट टू एटमन, डी मेनोन। तो इसका जो भी आंसर है, रिप्लाई, इसका जो भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज मैंने 5 पोएम को कवर किया, अगले पोएम में मैं 5 पोएम को जरूर 5 पोएम को कवर करूंगा। और वो 5 पोएम जो भी है, अभी फिलहाल आपका जो 5 जैसे टेस्ट बैकग्राउंड को ओडेट टू सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, उसके बाद से नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, ओडेट टू एटमन और एनिविटा, 5 चैप्टर को मैंने अभी कंप्लीट किया हुआ है। और अगला जो मेरा वीडियो जाएगा उसमें 5 पोएम का कंप्लीटेड होगा, उसमें भी 5 पोएम को हम कंप्लीट करेंगे। इससे मेरा पूरा पोएम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोज वाला वीडियो एक दिन लगेगा और दोनों का जितने भी 10-11 चैप्टर है उसका भी टोटल हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर आप लोगों को भेज देंगे। और आप लोग खड़ाक जाकर एग्जाम में मार्क कराइए आंसर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त, भाई, बहन सबको शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम 2022। थैंक यू ऑल ऑफ यू।